ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। क्या हो गया? बहुत हो गया। मैं अब वैराग्य ले रही हूँ। माना कुछ दिनों से ये दुनिया मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चली जाओ। कुछ समझ नहीं आता ना तुझे? वैराग्य, सन्यासी हो रही हूँ मैं। अच्छा तो कैसे लोगी वैराग्य, ये तो बताओ। वैराग्य लूंगी। देख, दो रास्ते सोचे हैं मैंने। एक, या तो मनाली चली जाऊंगी, सोच रही हूँ हिडिंबा देवी मंदिर के सामने अंगोरा पकड़ के खड़ी हो जाऊंगी, थोड़ा गाना वाना गा दूंगी, फ्री में भजन भी कर दूंगी। थोड़े तो पैसे मिल ही जाएंगे, जितना तू देती है उससे तो अच्छे ही पैसे मिल जाएंगे। तुझे देख के ना बेचारा अंगोरा ना भाग जाए और लोग सन्यासी की नजर से देखेंगे मुझे। तूने दी है कभी इज्जत आज तक? लोग देंगे, सन्यासी की नजर से देखेंगे मुझे। दूसरा रास्ता तो पता नहीं, बस यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा, वैराग्य का तो पता नहीं गाइस, लेकिन ये जिसे वैराग्य बोल रही है वो तो डेफिनेटली वैराग्य नहीं है। जंगल में भी चली गई तो भी लैपटॉप तो लेके जाना पड़ेगा ना, इसको कौन समझाए। The urge for privacy, सबसे दूर जाने की एक तलब, एक टेम्पटेशन, सबके बीच एक अच्छा ना लग पाना, या सबके बीच होते हुए भी ना होना। जैसे कि जो ओरिजिनल चाहत ही हो किसी भी इंसान की, एक ओरिजिनल स्वभाव जो हो एक इंसान का, जहाँ तक वो वापस पहुँचना चाहता है, उसी में स्थापित रहना चाहता है, वहीं पे बैठे रहना चाहता है कि यार उसको कोई हिलाए ना वहाँ से, उसे आप कह सकते हैं द फीलिंग और द अर्ज टुवर्ड्स वैराग्य। ऐसी नहीं कोई एब्सर्ड घटना थी कि गौतम बुद्ध को अचानक से फीलिंग आई कि नहीं अभी मैं पूरा साम्राज्य अपना छोड़ के जंगल में चला जाता हूँ, शिफ्ट हो जाता हूँ जंगल में, कूल दिखेगा, क्योंकि जीवन तो मोह माया है, जीवन का क्या करना है। ऐसी सपना तो आ नहीं गया होगा। ऑब्वियसली जो चीजें उनको दिख रही होंगी उनके आसपास कि यार इतना वेल्थ है मेरे पास, राजकुमार हूं मैं, राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, सब दे रखा है, मेरे पापा ने मुझे सब कुछ, जो मर्जी वो अवेलेबल है, खूबसूरत वाइफ है, बच्चा है, पूरा साम्राज्य है जिसका मैं राजा बनने वाला हूँ। तो ऑब्वियसली कोई एब्सर्ड घटना तो हुई नहीं होगी कि उनको मन किया कि बस अभी निकल लो सब कुछ छोड़ छाड़ के। नहीं, राइट? कुछ तो रहा होगा ना, जो दिखा होगा उनको अपने आसपास देख के, लोगों को, उनके बिहेवियर को देख के, जो जचा नहीं होगा उनको एक तरीके से देखा जाए तो। इसलिए नहीं क्योंकि उनको नफरत हो गई थी बाकी सबसे कि बाकी सबके साथ तो रहना ही नहीं चाहिए और आज मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ, नहीं। क्या पता शायद इसी अर्ज की तलाश करने में, टुवर्ड्स लीविंग एवरीवन, टुवर्ड्स स्टेइंग अवे फ्रॉम एवरीवन, कि क्यों सबके बीच रहते हुए भी अपना एसेंस मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, क्या बताना चाहता है मेरा इनर सेल्फ मुझे। तो उसी फीलिंग, उसी अर्ज को जो कि इंसान तब भी महसूस करता था इतने साल पहले जब स्क्रिप्चर्स लिखे गए या गौतम बुद्ध हुए, वही अर्ज कहीं ना कहीं आज भी हमें देखने को मिलती है। किसी जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, एआई से घिरे हुए जंगल के बीच ऑलरेडी हम मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी से घिरे हुए जंगल के बीच में हम मौजूद हैं, सारे रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, शायद इतने ज़्यादा रिसोर्सेज जो उस टाइम के राजाओं के, राजकुमारों के पास भी नहीं होते होंगे, वो भी अवेलेबल है। तो क्या है ये अर्ज टुवर्ड्स रीचिंग वैराग्य? होता क्या है ये वैराग्य जिसका जिक्र कहीं ना कहीं हमारे स्क्रिप्चर्स में हजारों साल पहले से किया गया है, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो, भगवत गीता हो या वेस्टर्न फिलॉसफीज क्यों ना हो, हर जगह ही कहीं ना कहीं जैसे ये डिटैचमेंट, ये दूर जाना, इस पूरे एहसास का जिक्र किया गया हो। तो इसी वैराग्य के पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत ही खूबसूरती से डिफ़ाइन किया है आचार्य प्रशांत ने रिसेंटली ही अपने वीडियो में, जब वो अपने सेशंस में
अष्टावक्र गीता के ऊपर कमेंट्री कर रहे थे। तो उसी सेशन के कुछ ग्लिम्सेस के थ्रू आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस अमेजिंग कॉन्सेप्ट को कि वैराग्य आखिर है क्या। स्वयं को बचाने की ये अहंकार की अच्छी चाल हो जाती है कि श्रेष्ठ मानो ही उसको जो अनुपयोगी हो। जैसे कोई छोटा बच्चा अपने ही साथ चालाकियां खेल रहा हो। अब छोटा बच्चा है तो इसको नादानी बोलें कि चालाकी, ऐसे ही अहंकार है। इस फिलॉसफी को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ईगो के, अहंकार के नेचर को। ईगो अक्सर कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली चाहने ही उन चीज़ों को लगता है जो कि अननेसेसरी हो, अनउपयोगी हो। कहीं ना कहीं अगर आप पूरा नेचर देखोगे ना इंसान का, तो वो इस तरीके से मान लेता है इंसान कि उसका नेचर है ऐसी चीज़ों को चाहना जो कि सब चाह रहे हैं। एक रेस चल रही है आसपास, एक कॉपी करने की। किसी ने अगर एक तरीके से कोई चीज़ क्रिएट करी तो उसका रिज़ल्ट अच्छा रहा, पॉपुलर हुआ वो उसे क्रिएट करके और उसका नाम हुआ। तो ये जो पूरा कॉपी कल्चर चलता है ईगो के अंदर, ईगो के अपने संसार में, भीतरी संसार में, इनर वर्ल्ड में, जिसमें ईगो ऑपरेट ही ऐसे करता है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो उन्हीं चीज़ों के प्रति आकर्षक होता है जो उसके लिए अनुपयोगी होती है। ये नहीं समझता वो कि इट्स अ सब्जेक्टिव वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्टिव रियलिटीज़ हियर। ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ किसी और के लिए उपयोगी हुई है तो उसका वही फ्लेवर और वही एसेंस ईगो को अपने ऊपर भी सेम तरीके से देखने को मिलेगा। उसका जो प्रभाव है उस विषय का, वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसका जो पर्टिकुलर प्रभाव है, वो ईगो को अपने ऊपर भी उसी तरीके से देखने को मिलेगा जैसे किसी और को देखने को मिला। तो क्योंकि ईगो इतना स्मार्ट है नहीं बाय डिफ़ॉल्ट, एटलीस्ट जब वो सोचना स्टार्ट करता है तब वो इतना स्मार्ट होता नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कहीं ना कहीं इस तरीके से वृत्ति काम करती है, इनैक्ट करती है कि वो जो अनुपयोगी चीज़ें हैं उसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाती है। और क्यों करता है ईगो ऐसा? क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि वो खुद को चालाक समझता है और उसको पता तो होता नहीं है कि सामने वाला विषय पूरे तरीके से कहाँ पे रूटेड है, कहाँ पे गहराई से सोर्स आ रहा है उस विषय का, वो तो उसको पता होता नहीं है। और ना ही सब्जेक्टिव तौर पे अपने प्रभाव, जो उस विषय का प्रभाव खुद पे पड़ रहा है उसको भी वो एनालाइज करता नहीं है। तो वो सोचता है कि यार जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी ना और दुनिया में पॉपुलर भी होगी तो यही शायद सच्ची चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि एक तो ये पॉपुलर है और दूसरी अगर पॉपुलर नहीं भी है तो जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। और कॉम्प्लिकेसी का एक अलग चार्म, एक टेम्पटेशन होता है ईगो को कहीं ना कहीं। तो वो मन को भी कुछ इस तरीके से विषयों से भर लेता है जो कि जटिल हो। जटिलताएं इसीलिए अहंकार को बहुत भाती हैं और उनको वो श्रेष्ठ घोषित कर देता है, क्योंकि जटिलताएं कभी अहंकार को मिटा नहीं पाती। अहंकार जैसे इसी बात का अनुग्रह व्यक्त करता है, तुमने मुझे मिटाया नहीं, धन्यवाद, ताकि बता पाए फिर ईगो खुद ही को, अपने लोअर सेल्फ को डिक्टेट करते हुए या अपने और सारी पर्सनालिटीज़ को डिक्टेट करते हुए कि देखो कितनी जटिल और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं जो भरी हुई है मेरे आसपास, जिससे चुन चुन के इकट्ठा किया है मैंने दुनिया से। सो आई एम सो कूल। वैराग्य क्या होता है उसको लिखिए। प्रौढ़ वैराग्य, प्रौढ़ वैराग्य और तरुण वैराग्य या बाल वैराग्य में क्या अंतर है? उसको कहीं कहीं पर ऐसे भी कहा गया है कि पीत और हरित में क्या अंतर है। पीत माने पका हुआ, पीला, प्रौढ़, और हरित माने अभी बच्चा है, हाँ बच्चा है, कच्चा है। दो तरीके के वैराग्य यहाँ पे डिफाइन किए हैं आचार्य जी ने कि दो तरीके के वैराग्य होते हैं। पहला प्रौढ़ वैराग्य और दूसरा बाल वैराग्य। कि अभी पूरी तरीके से मैच्योरिटी आई नहीं है लेकिन फिर भी वैराग्य आ गया है। दोनों ही केसेस में वैराग्य आ गए हैं। वो इंसान जो बिल्कुल भी वैराग्य के प्रति अट्रैक्टेड नहीं है वो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो दो कैटेगरी है
ये उन लोगों को डिफाइन करिए जो अभी उस वैराग्य की स्टेट के प्रति एक अट्रैक्शन फील करने लगे हैं। आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग हो गई है, एक अर्ज आने लगा है अंदर से अपनी रूट्स तक वापस पहुंचने का, अपनी अनन्यता तक वापस पहुंचने का। वो फीलिंग है क्या, उस तक वापस पहुंचने की कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ गई है। और इसलिए वो ऐसा नहीं कि सबसे गुस्सा हो गया है तो दूर जाना चाहता है या अपनी जिम्मेदारियों से भाग के दूर जाना चाहता है, नहीं। उस बोध को पाने के लिए कहीं ना कहीं, उस जानने को पाने के लिए एक स्पेस की डिमांड करने लगा, एक प्राइवेसी की, एक वर्क स्पेस की, जहाँ पे वो वर्क करके खुद ही को जान सके, अपने ही कॉन्फ़िगरेशन को जान सके, ताकि अपनी कॉन्शियसनेस को समझ सके वो अपने उस कर्म के थ्रू, उस स्पॉन्टेनियस वर्क के थ्रू। तो जिनमें वो फीलिंग डेवलप होने लग जाती है उन्हें आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं कि वो दो टाइप के लोग होते हैं, पहला बाल वैरागी और दूसरा प्रौढ़ वैरागी। तो इन दोनों ही वैराग्य के कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रियलिटी को, कि रियलिटी जो है, जो पूरा संसार है, जो पूरी रियलिटी आपको आसपास दिख रही है, कुछ भी जो दिख रहा है इंक्लूडिंग योरसेल्फ, जो भी विजिबल है सेंसेस को, जो भी टेंजिबल सबूत मौजूद है आसपास जिसे आप बचपन से देख रहे हैं, उससे आपको समझना पड़ेगा। तो अष्टावक्र गीता कह रही है कि ये जो पूरा वर्ल्ड तुम अपने आसपास देख रहे हो, जिसे तुम्हारा ही मन प्रक्षेपित कर रहा है, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, क्या प्रक्षेपित कर रहे हो तुम, तो उससे अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं कि वो दो टाइप की चीज़ें हैं या दो टाइप के एलिमेंट्स हैं जो मौजूद हो सकते हैं परसीवेबल रियलिटी में। पहला वस्तु और दूसरा विषय। वस्तु मतलब ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिविटी, मतलब जो भी चीज़ें मौजूद हैं बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही, जिसमें आपका कोई भी रोल नहीं है, जो परसीवर है, जो देख रहा है, ऑब्जर्वर है, उसका कोई भी रोल नहीं है। जो भी चीज़ें ऑब्जर्व्ड हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे, उन सारी वस्तुओं की जो ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्वर जिसे देख रहा है। अगर कृष्ण मूर्ति होते तो वो ऐसे डिफाइन करते कि मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं जिन भी ऑब्जर्व्ड चीज़ों को देख रहा हूँ वो क्या हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गई, राइट। एक ऑब्जेक्टिविटी हो गई कि ये पहले से ही मौजूद है, ये तो सबूत है ही, अब इस पे मैं क्वेश्चन नहीं उठा सकता। तो क्या ये मेरा संसार है? नहीं। तो इंटरेस्टिंगली अष्टावक्र ऋषि यहाँ पे कह रहे हैं, जो अष्टावक्र ऋषि की फिलॉसफी है वो डिफाइन कर रही है कि नहीं, बस ऑब्जेक्ट्स ही मौजूद नहीं हैं, और भी कुछ है जो मौजूद है। इनफैक्ट तुम जिस संसार को देख रहे हो, परसीव कर रहे हो, वो उन ऑब्जेक्ट्स से मिलके बना हुआ है ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा प्रोजेक्शन है, राइट। तुम्हारा सब्जेक्टिव प्रोजेक्शन है, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी कहाँ से हो सकती है? समझते हैं इस बात को। अष्टावक्र ऋषि कह रहे हैं कि एक तो चीज़ हो गई रियलिटी में ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्टिविटी जो पहले से ही मौजूद है, पूरा यूनिवर्स, तारे, चांद, सितारे, बिग बैंग, व्हाटएवर पहले से ही मौजूद है, ऑब्जेक्टिविटी हो गई। लेकिन ये तो नहीं है ना तुम्हारा संसार। तुम्हारा संसार क्या है? तो यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट आ रहा है सब्जेक्टिविटी का। जब वस्तु विषय बन जा रहे हैं, कि वस्तु तो है पहले एलिमेंट पूरी रियलिटी के, लेकिन एक दूसरा एलिमेंट भी है जिसे आप कहते हैं विषय, जो कि उन्हीं वस्तुओं को शोकेस कर रहे हैं जो कि संसार में पहले से मौजूद है तो वो वही एलिमेंट्स जो पहले से मौजूद है, वही ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वो अब अलग हो गए हैं क्योंकि विषयता की नज़र पड़ गई है उन वस्तुओं में। कहीं ना कहीं एक तरीके से कामना जुड़ गई है, एक स्वार्थ जुड़ गया है उन वस्तुओं से, उन पर्टिकुलर सेट्स ऑफ वस्तुओं से, कि अब विषयता उन वस्तुओं से रिलेट करने लगा है किसी भी सेंस में। ज़रूरी नहीं है कि इन अ नेगेटिव सेंस, क्या पता प्रेम में रिलेट कर रहा हो या क्या पता बस स्वार्थ में रिलेट कर रहा हो, जो भी है, बट जो विषयता है अब उन सारे वस्तुओं से एक संबंध रखने की इच्छा में है। और जैसी ये इच्छा आ जा रही है संबंध रखने की, तो वो वस्तु विषय बन जा रहा है क्योंकि अब वो विषयता के लिए मौजूद है। वही यहाँ पे कह रहे हैं ऋषि कि कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता तुम्हारे संसार में जो तुम्हारे मन में तो एंटर कर गया है, लेकिन उसके साथ तुम्हारी कामना नहीं जुड़ी हुई है।
तो अगर वो तुम्हारे संसार में मौजूद है तो इसका मतलब वो विषय है, वस्तु नहीं, तभी वो तुम्हें संसार बन के दिख रहा है। तो उसी प्यास को, उसी स्वार्थ को, उसी संबंध बनाने की एक, कह सकते हो, टेम्पटेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे अष्टावक्र ऋषि श्लोक में तृष्णा नाम से, जिस वर्ड का स्पेसिफिक इस्तेमाल किया है ऋषि ने अपनी फिलॉसफी में, जैसा कि आचार्य जी डिफाइन कर रहे हैं कि यहाँ पे कि वस्तु में, किसी भी वस्तु में ऑब्जेक्ट्स रैंडम जो पड़े हुए थे, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, पहले से मौजूद थे, यूनिवर्स का हिस्सा थे, ठीक है, वो अब वो नहीं बन रहे आपका संसार, वो नहीं बनते। जब उसमें आप, जैसे आप उसमें तृष्णा ऐड कर दोगे तो जो बनेगा वो होगा विषय, और इसी अलग अलग विषय के एक तरीके से कलेक्शन को आप कह सकते हैं रियलिटी या संसार। कुछ बहुत गहरी बातें जिनको इतना सरल कर दिया कि आप बिल्कुल झूम जाए। उन्हें कह रहे हैं कि वस्तु विषय नहीं होती, वस्तु और विषय में अंतर होता है। वस्तु वो जिसमें वस्तुता है, वस्तुता माने ऑब्जेक्टिविटी। विषय वो जो विषयता के लिए है, तो विषय में सब्जेक्टिविटी होती है। संसार वस्तुओं से नहीं, विषयों से बनता है। लिखिए। तो वैराग्य क्या है? इन्हीं विषयों पे गौर करना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वस्तुज ऑल अराउंड, मतलब कि एक भेद कर पाना बिटवीन द विषय एंड द वस्तु, कि क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या सब्जेक्टिव है। एग्जैक्ट भेद कर पाना, साफ साफ एक रेशनल डिस्क्रिमिनेशन कर पाना तथ्यों का, कि वो कौन से तथ्य हैं जो ऑब्जेक्टिव हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं है मुझसे, बस ऐसे आके पड़ गए हैं, कचरा बने जा रहे हैं मेरे मानसिक जगत में या सांसारिक जगत में, तो वो सारी चीज़ें वो कहलाएंगी वस्तु। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो सारी चीज़ें जो है ज़रूरी, जिसे संबंध बनाने में इंटरेस्टेड है ईगो, अब वो लोअर ईगो है या हायर ईगो है वो अलग बात है, लेकिन इंटरेस्टेड तो है, ज़रूरी है मेरे लिए अभी उन पे नज़र रखना, क्योंकि अगर मैं अपनी उच्चतम संभावना हायर सेल्फ तक पहुंचना चाहता हूं, उस जर्नी को और आगे आगे बढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि वो पर्टिकुलर वस्तु कौन से हैं जिस पे मैं अपना परमार्थ इस्टेब्लिश कर सकता हूँ, स्थापित कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे अपना स्वार्थ तो आइडेंटिफाई करना होगा, या तृष्णा आप कह सकते हो, स्वार्थ, प्यास, या वो तृष्णा जिसे आप कहते हो, वो आइडेंटिफाई करनी होगी कि वो कौन सी हैं। और वो सारे वस्तु जो उस तृष्णा को एक तरीके से सेटिस्फाई करते हो, मेरी निजी तृष्णा को, वो कहलाएंगे विषय। तो इसी क्लियर डिस्क्रिशन को देख पाना साफ साफ, यही है कहीं ना कहीं वो ट्रिगर पॉइंट जहाँ से वैराग्य की शुरुआत होती है। क्योंकि द मोमेंट ईगो ये देख पाएगा, द मोमेंट ये एनालाइज कर पाएगा कि देयर इज़ अ क्लियर डिफरेंस बिटवीन वो सारी चीज़ें जो ऐसी पड़ी हुई हैं, मन में कचरा बन रही है, बदबू आ रही है उनमें से, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दोज थिंग्स एंड दोज थिंग्स जिसमें रियली कुछ मीनिंग इस्टेब्लिश कर सकता हूँ मैं, अपनी ये जो बदबूदार स्थिति है उससे बाहर निकल सकता हूँ मैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स, दीज टू वस्तुज। तो द मोमेंट ये रियलाइज करने लगता है ईगो, वही वो ट्रिगर पॉइंट होता है जब उसमें वैराग्य की एक तरीके से शुरुआत हो जाती है। तो हम उठते हैं राग से, फिर हम आते हैं बाल वैराग पर। बाल वैराग में पता चलता है कि गर्दन जकड़ी हुई है, लेकिन आंखें देख कहाँ को रही हैं, बस तो लगता है गर्दन जकड़ने वाला बाहर है। बाल वैरागी का लक्षण यह है कि दुनिया को बहुत दोष देगा। ये अल्पज्ञ का वैराग है, ये वैराग्य की बहुत आरंभिक अवस्था है। और जैसी वैराग्य की चाहत जग जाती है उसके अंदर, तो वो उस कैटेगरी में अब आ जाता है जब आप उससे या तो प्रौढ़ वैरागी कह सकते हैं या बाल वैरागी।
तो वही बात यहाँ पे आचार्य जी भी कह रहे हैं अष्टावक्र गीता की कमेंट्री में कि जो रियल वैराग्य है, जो वैराग्य है उसका किससे मतलब है, वो कौन सी कैटेगरी है रियलिटी के एलिमेंट की जिससे मतलब है वैराग्य का, जो अष्टावक्र गीता डिफाइन कर रही है, जो असली वैराग्य है। क्योंकि एक्चुअली में तो उन्हीं वस्तुओं को डिस्कार्ड करना चाहता है ना अहंकार, और रियल विषयों के तरफ बढ़ना चाहता है, तभी तो वो वैराग्य उठ रहा है उस पे। वैराग्य कोई ऐसी स्टेट नहीं है जिसमें वो पूरी रियलिटी का ही त्याग करके भागना चाहता है कहीं एकांत में, नहीं। अगर ऐसा ही होता तो इतने ऋषि वैराग्य को इतना एम्फेसिस क्यों दे रहे होते। ऑब्वियसली वैराग्य इज नॉट समथिंग जो कि कह रहा है कि लीव दिस वर्ल्ड, बल्कि इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ दैट क्रिएशन, इट इज़ दैट स्टार्टिंग पॉइंट। जब कोई बर्ड जलती है ताकि वो एशेस बन सके और एशेस से फिर फिनिक्स का जन्म हो सके, क्योंकि अगर कोई बर्ड, आम बर्ड जलेगी नहीं, राख नहीं बनेगी, तो एशेस से फिनिक्स बनने की संभावना भी उत्पन्न नहीं होगी। तो इसी खत्म हो जाने की चाह को, ताकि वो एकांत मिल सके, फिनिक्स खुद को पहचान सके, अपने पंख खोल सके, इसको कहते हैं वैराग्य, जैसा कि ऋषि कह रहे हैं। प्रौढ़ वैराग्य का मतलब होता है, हाँ दुख है और मैंने अपने ही हाथों से अपनी गर्दन पकड़ रखी है, ये प्रौढ़ वैराग्य है। कोई नहीं आया है मेरी गर्दन पकड़ने, मैंने ही अपने हाथों से अपनी गर्दन पकड़ रखी है। अपने हाथों से दुनिया को जोर से पकड़ करके अपने हाथों से अपनी गर्दन पकड़ी जाती है। जिसने ऐसे पकड़ रखा है उसने ऐसे पकड़ रखा है, जिसने ऐसे पकड़ रखा है उसने सचमुच ऐसे पकड़ रखा है। विषयों से भी मुझे मैक्सिमम लाभ तभी मिल सकता है, मैं अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तक तभी पहुंच सकता हूं जब मुझे ये पता चले कि इनमें से वो विषय पर्टिकुलर कौन सा है जो मुझे अपने स्वभाव तक वापस ला सकता है, जो मुझे फिनिक्स बना सकता है। और वो मुझे तभी पता चल सकता है जब मैं इन विषयों से अलग होके इन्हें देखूं, जब मैं ऑब्जर्वर को भी साथ में देखूं ऑब्जर्व्ड किए हुए विषय के। कहीं लालच तो नहीं है ऑब्जर्वर के मन में जब वो ऑब्जर्व विषयों को देख रहा है, वो स्वार्थ कहाँ है, वो तृष्णा कहाँ है। और जब तक मैं उस स्वार्थ के बिना उन विषयों को एनालाइज नहीं करूँगा या करूँगी, तब तक मैं रियलिटी को एज इट इज़ भी परसीव नहीं कर पाऊँगा कि वो पर्टिकुलर विषय कौन से हैं जो मुझे फिनिक्स बना सकते हैं।